हेलो प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। हिंदी की संपूर्ण क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस एक वीडियो में। मतलब क्या है कि अगर इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको इसके अलावा सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत रह जाएगी। सिलेबस कवर करने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की हम जो क्लास करेंगे उसमें टॉप एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। और हर एक एमसीक्यू जिस भी चैप्टर से है पप्पू, चैप्टर में आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं एक कोशिश ये भी करूंगा कि आप सभी लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं प्राकुल सक्सेना आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड जो यूपी पुलिस कांस्टेबल साल 2024 में तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, सो दैट एक वीडियो के माध्यम से पूरा हिंदी का सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि हमें पता है हमारे आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, सो दैट आप लोगों को कुछ चीजें हमारे बारे में पता चले। अगर आप हमारे किसी भी क्लास की पीपीटी या पीडीएफ को घर पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग ड्रीम्स आपके लिए एप्लीकेशन लेकर आया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। उस ऐप में आपको डेली यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्विज टेस्ट मिलेंगे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत सारे अन्य पीडीएफ भी वहां पर फ्री में मौजूद हैं। तो आप जल्दी से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम अपनी क्लास, जो कि इस क्वेश्चन से शुरू हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि सीता सो रही थी वाक्य का काल है। अब आप कहोगे तो एकदम आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि सो रही थी यानी कि भूतकाल में काम हो रहा है सर, तो जो इसका काल रहेगा भूतकाल रहेगा। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन पढ़ लो एक बार ऑप्शन पढ़ लो बाबू। सारे भूतकाल ही हैं, सारे भूतकाल ही हैं। अब क्या करोगे? तो सर जो भूतकाल है उसके भी अपने प्रकार होते हैं, और मैं लिखकर गारंटी दे रहा हूं कि क्वेश्चन अगर फिर से आ गया का क्या मतलब है? ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस एसआई में। तो 98% बालक इसका आंसर मार्क ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी भूतकाल के ऑप्शन है। अब क्या करें? तो सर चलते हैं और इसके बारे में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो सामान्य भूतकाल, भूतकाल की अगर बात करें तो तीन अलग अलग तरीके दिए गए हैं भूतकाल के। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप में काम सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध, कि काम खत्म हो गया। कैसे? कि मोहन आया, मोहन आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि मोहन दरवाजे से आधा तो आ गया, आधा अभी बाहर खड़ा हुआ है। काम कंप्लीट हो गया। अपूर्ण भूतकाल क्या है भैया? जिन शब्दों से यह पता चले कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। नाम से ही पता चल रहा था अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल, जैसे कि उसने कहा मैं निबंध लिख रहा था, अब कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ अभी तक जानकारी नहीं है, यानी कि अभी भी लिख रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आगे उसने पहचान भी बताई है आपको कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वो क्या होते हैं गाइस? अपूर्ण भूतकाल। एक क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में बाबू। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल क्या आइटम है भाई? तो भूतकाल की जिस क्रिया में से कार्य के होने में अनिश्चितता का या संदेह प्रकट हो। संदिग्ध भूतकाल नाम से ही पता चल रहा है ना कि संदेह है कुछ ना कुछ। उसने कहा तूने ही गाना गाया होगा, मुझे पूरा पूरा डाउट आ रहा है तूने ही गाया है। और कब गाया है? भूतकाल में। यह कहलाता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। क्लियर हो गई बात? इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, चल के आ रहा है। क्लियर हो गई बात? उसने कहा कि सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, अभी उठी है या नहीं उठी है? अपूर्ण है, क्योंकि सो रही थी ना, अभी तो पढ़ा हमने जिसके अंत में
रहा था, रही थी, आते हैं, वो क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। तो आंसर की अगर बात करें तो बाबू हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। गारंटी दे रहा हूं फिर से, 99% बालकों को ना पता होगा ये। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव है, तद्भव तत्सम लिख कर रख लीजिए। 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं उनमें, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में क्या पूछी जाती है हमसे? हिंदी पूछी जाती है सर। तो हिंदी पूछी जाती है और हिंदी में क्वेश्चन तत्सम तद्भव से ना आए ऐसा तो सर होता ही नहीं है, आता ही आता है। अब ये तत्सम तद्भव क्या बवाल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हर बार बालक तत्सम तद्भव में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं छोटा सा कोशिश करता हूं कि आपका कंफ्यूजन खत्म करने की कोशिश करूं। एटलीस्ट आप 2 नंबर अपने पूरे कर पाओ, या 4 नंबर, 2 क्वेश्चन के 4 नंबर अचीव कर पाओ। सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में बात करेंगे। तत्सम में कह रहा है तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में संक्रियमान रूप से प्रवेश करते हैं। अब ये संक्रियमान रूप से क्या प्रवेश करना है, आगे पढ़ो समझ में आ जाएगा। ये शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी भाषा में बदल जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा ग्राम, और हिंदी में होगा वह गांव। तो संस्कृत से बदलकर क्या हो गया? हिंदी हो गया। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इसलिए हमारी भाषा को अपनाने में ये मदद भी करते हैं। क्वेश्चन में पूछा था इनमें से तद्भव शब्द यानी कि जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में बदल जाए वो तद्भव। अब तत्सम की परिभाषा भी पढ़ लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। बाबू कह रहा है तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी से संस्कृत से हिंदी में निकलकर बिना परिवर्तित किए अपना लिए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि भानु, कर्म, अग्नि, हस्त और ज्ञान आदि की संस्कृत में भी भानु ही था, संस्कृत में भी अग्नि था, हिंदी में भी अग्नि है। संस्कृत में भी भानु यानी कि सूर्य था, और हमारा हिंदी में भी भानु ही है। होता सूर्य है वैसे, लेकिन भानु भी तो हिंदी का शब्द है। तो वो क्या कहलाते हैं बाबू? वो कहलाते हैं तत्सम। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। गांव, अमृत, उच्च और एकत्र। तो मैं आपको बताऊं, अमृत, अमृत, उच्च और एकत्र, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। जहां पर गांव, गांव एक तद्भव है जो ग्राम से बना है। अभी मैं आपको कुछ तत्सम और तद्भव शब्द भी बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तत्सम पूछा है। कह रहा है इनमें से तत्सम कि जो संस्कृत में भी वही है और हिंदी में भी वही है। तत्सम बता दो। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। चलिए, तत्सम तद्भव गधा, तत्सम गधर्व, गाय गौ, घड़ा घट। क्लियर हो गई बात? तो रह क्या गया हमारे पास? क्लियर हो गई बात? अब चाहो तो आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अग्नि जो है तद्भव वर्ड है, आग तत्सम है, अमूल्य का अमोल है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कह देगा अग्नि का तत्सम बताओ तो आग। तो आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जोगी बन जाएगा योगी, अमृत, अमृत। क्लियर हो गई बात मेरी? तो भैया तत्सम तद्भव पढ़िए। 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, एक तत्सम और एक तद्भव। कई बार 2 नहीं बनते, 1 बनता है, लेकिन आएगा जरूर, ये बात नोट करके रख लीजिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण, विशेषण क्या होते हैं देखिएगा। विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। हमने कहा लंबा लड़का, तो लंबा था वो लड़का यानी उसकी विशेषता थी वो लंबा था। हम कहते हैं लड़का, तो लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो लंबा वाला लड़का यानी कि विशेषता बताई ना मैंने, दैट इज कॉल्ड विशेषण। उसको अपन क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषण किसी चीज के गुण को, अवस्था को, परिमाप को, संबंध को स्पष्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल उसने कहा, एग्जाम्पल उसने कहा लंबा पेड़। तो यहां पर लंबा शब्द जो है वो क्या है बाबू? विशेषण है।
जो पेड़ की विशेषता बता रहा है कि पेड़ लंबा है। हमने कहा खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, तो वैसे तो लड़कियां सारी ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन मैंने कहा खूबसूरत लड़की यानी किसी पर्टिकुलर लड़की की विशेषता बताई कि खूबसूरत लड़की, कठिन एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो एग्जाम कैसा है, विशेषता बता रहा है कि कठिन है। क्लियर हो गई बात मेरी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो शीतलता, बल, वृद्धि, वो पूछ रहा है कि विशेषण कौन सा है, विशेषण है नया। ये तीनों विशेषण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं बता रहे। लेकिन मैंने कहा नई टी शर्ट यानी टी शर्ट कैसी है, नई है। नया चैनल यानी कि हमारा बैंकिंग ड्रीम्स कैसा चैनल है, नया, यानी कि क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो क्या कौन बता रहा है, विशेषता, नया बता रहा है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन होते नहीं है। देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, बताइएगा अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो ये वही है, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, जल का पर्यायवाची नहीं है। कई बार जल्दी में हम नहीं को पढ़ते ही नहीं है और पर्यायवाची ढूंढ के नीर, नीर, क्योंकि नीर पर्यायवाची है, जल का है ना, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कौन सा जल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। समीर ठंडी हवा का झोंका होता है, तो जल का पर्यायवाची समीर नहीं होगा, नीर होता है, सलिल भी होता है, अम्ब वही होता है। तो पर्यायवाची भी थोड़े से पढ़ लीजिए, 3-4 क्वेश्चन पर्यायवाची के मिलेंगे। जटिल का विलोम पूछा है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो विलोम की अगर बात करें, जटिल, जटिल यानी कि एक कठिन चीज, कठिन क्या, जैसे एग्जाम हमारा जटिल है, हाँ जटिल है, जिसमें मैथ जटिल है, रीजनिंग जटिल है, तो जटिल का विलोम यानी कि सरल, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, सही नहीं है। पाठशाला, पर्याय शब्द क्या होते हैं पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पर्याय शब्दों का मतलब है ऐसे शब्द जो समानार्थी होते हैं यानी कि समान अर्थ रखते हैं। पर्यायवाची, पर्याय वर्ड से ही बना है, पर्याय प्लस वाची, पर्यायवाची। तो पर्याय का मतलब होता है जो क्या करते हैं, जो समान अर्थ रखते हैं, ऐसे शब्दों को अपन क्या कहते हैं, पर्याय शब्द कहते हैं। पर्याय प्लस वाची संधि विच्छेद है ना, पर्याय प्लस वाची, तो पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब आग, अग्नि है ना, सूर्य, भानु, जल, नीर, अंबु है ना, तो ये क्या होगा, पर्यायवाची। तो पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, पाठशाला, विद्यालय और स्कूल तीनों एक ही हैं। पाठशाला पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं। नारी को महिला भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, आग को अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। याद कर लीजिए, अनल भी पर्यायवाची, बचपन में पढ़ा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन किंतु पर्वत पहाड़ तक तो ठीक है, लेकिन पुस्तक, मैं मानता हूं कि पुस्तक में जो सिलेबस है वो पहाड़ की तरह लगता है, लेकिन पहाड़ और पुस्तक दो अलग अलग शब्द हैं। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा, और अगर समझ में आ रहा है बाबू तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ना यार, इतने सारे दोस्त तुम्हारे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब कह रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सबसे पहले चौपाई के बारे में बात करेंगे। चौपाई की बात की जाए, चौपाई छंद का एक प्रकार है। अब यहां से एक वर्ड निकल कर आया छंद, तो ये होते क्या है। छंद की परिभाषा की अगर हम बात करें, कह रहा है छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आदित करना, खुश करना। यह आधार वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से आहद पैदा हो, आनंद पैदा हो, आनंद, आनंद लिखा है, आनंद पैदा हो, उसे अपन क्या कहते हैं गाइस, छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो यहां से अगर वो क्वेश्चन पूछता है, देखो पॉइंट लेकर आया हूं मैं, छंद का सबसे पहला उपयोग कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये एक क्वेश्चन तुम्हारा रेडी हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, गद्य व्याकरण में पाई जाती है, उसी लिए पद्य का छंद शास्त्र हो गया।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण तो मुख्यतः 4 तरीके के छंद होते हैं गाइस, याद करना है सभी को प्यारे बच्चों। छंद हमारे कितने तरह के होते हैं? छंद होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, है ना, वर्णिक वृत्त छंद, उभय छंद। मुक्त मुक्त या स्वछंद भी होता है, माना गया है, लेकिन काउंट नहीं करते। मुख्यतः 4 तरीके के ही छंद हमारे पाए जाते हैं, जिसमें से उसने कहा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। छंद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर छंद पर हम बात करने लगे, छंद से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरीके के आते हैं, मात्राएं काउंट करने के लिए या थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आपको क्या करेगा, छंद की कुछ पंक्तियां दे देगा, लाइनें दे देगा, और कहेगा पद देकर एक छोटा सा कि बताइए इसमें कितने, इसके इतने चरण में कितनी मात्राएं हैं, दूसरे में बताओ, तीसरे में बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन छंद में पूछे जाते हैं। या फिर छंद से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसा अभी था हमारे सामने कि चौपाई के, तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो बैठकर पूरे छंद का टॉपिक तैयार करो, जो कि एक टफ टास्क है, या फिर पिछले कुछ वर्षों में छंद से पूछे गए थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को रट्टा मार दो। तो ये 2 तरीके हैं। इसमें क्या है, कम पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है भाई। तो चौपाई के बारे में बात कर रहा था, उसने कहा मैम मात्रिक छंद क्यों लेकर आया हो? क्योंकि चौपाई मात्रिक सम छंद का एक भेद है, तरीका है, प्रकार है। तो मात्रिक छंद कितने तरीके के होते हैं? मात्रिक छंद 3 तरीके के हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। डिटेल में पढ़ेंगे पूरा छंद का टॉपिक किसी दिन, पूरी डिटेल में, है ना। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये सम मात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक कहानी क्या है। ठीक है, अभी आते हैं इस पर, किस पर? चौपाई पर। चौपाइयां हम पढ़ते रहते हैं अक्सर, बचपन में भी काफी चौपाइयां पढ़ी थी हमने। तो चौपाई मात्रिक सम छंद का एक भेद है, जिसमें उसने कहा प्राकृत तथा अपभ्रंश के 16 मात्रा के वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा निर्वाह किया है। तो चौपाई हमें कहां पढ़ने को मिलेंगी? तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वहां पर पढ़ने को मिलेंगे हमें चौपाइयां। अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पढ़ते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि चौपाइयां पढ़ रहे हैं ना। तो अब चौपाई छंद की अगर हम बात करें तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आप याद कर लीजिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16, तथा अंत में गुरु होता है। गुरु मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आप मेरी पिछली क्लास देखेंगे जाकर तो वहां पर मैंने मात्राएं गिनना आपको बताया था। फिर से पूरा छंद पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए यहां पर पढ़ा पाना उसे थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब आते हैं अपने प्रश्न पर लौटकर। उसने कहा चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16। और चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और क्या पूछ सकता है कि चौपाई के चरण, प्रत्येक चरण के अंत में गुरु आता है या लघु? तो गुरु आता है। या फिर आपको एक लाइन दे देगा, उसके उसमें मात्राएं काउंट करनी होंगी, आपने मात्राएं काउंट करनी होंगी, और कहेगा कि बताइए छंद का कौन सा प्रकार है। अब अगर उसके अंत में एक गुरु आ गया तो क्या समझ गए? तो एक ही क्वेश्चन से मैंने कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताने की आपको कोशिश की। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इस एक क्लास में आप सब कुछ निपटा दोगे। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। अगला मेरा फेवरेट पसंदीदा टॉपिक, दैट इज अलंकार। अब अलंकार क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी बात कर। अलंकार है क्या? किसी काव्यांश वाक्यांश की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे अपने शब्दों के माध्यम से किसी की सुंदरता को चांद की उपाधि दे दी कि तुम तो बिल्कुल चांद जैसी दिखती हो, तुम्हारा चेहरा। अब लड़के के लिए तो चांद नहीं ना बोलोगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो लड़कियों के लिए अक्सर कवियों ने चांद शब्द को
विशेषता दी है या कई बार उल्लेख किया है ना, वर्णन किया है, उपमा दी है लड़कियों को किसकी, चांद की। तो चांद क्या हो गया यहाँ पर, अलंकार का काम करेगा। तो कह रहा है कि अलंकार के बिना किसी की सुंदरता क्या नहीं है, बता पाना संभव नहीं है। यार किसी की सुंदरता अगर एक्सप्लेन करनी है, ताजमहल को बताना है कि ताजमहल बहुत खूबसूरत, तो सुंदरता के लिए कुछ ना कुछ शब्द यूज करोगे ना, कि इतनी सुंदर बिल्डिंग है, भवन है, कि जिसे देखकर मैं चांद की सुंदरता या खूबसूरती भी भूल गया। तो क्या, फिलहाल तो ये हमने कंपैरिजन किया, उपमा दी। तो बेसिकली अलंकार वो शब्द हैं जो किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। सुंदर बनाने का काम अलंकार का ही है, ठीक है ना। अलंकार के कौन कौन से प्रकार हैं, अलंकार से भैया 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अलंकार पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर हिंदी में करना चाहते हो। और अगर पहली बार में ही पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी एक आपको टिप ये है, टिप या ट्रिक ये है कि हिंदी और रीजनिंग, है ना, हिंदी और रीजनिंग ये दोनों ही क्या हैं, ये स्कोरिंग है। स्कोरिंग कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आसानी से स्कोर करना संभव है। भैया थोड़ा सा ध्यान दे दो इन 2 चैप्टर पे, अगर इन पे आपने ध्यान दे दिया आपका पेपर क्लियर होके रहेगा, ठीक है। तो हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस लेकर आते रहते हैं समय समय पर। अगर जीके और साइंस की क्लासेस बात की जाए तो डेली कोई ना कोई क्लास आप लोगों के लिए ला रहे हैं, प्रज्ञा मैम, रमन सर लगे हुए हैं। हिंदी की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूं। अगर कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इतना कर जाओगे तो भी पास हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अलंकार के प्रकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्ष, उत्प्रेक्षा, संदेह और अतिशयोक्ति, ये अलंकार इतने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया जाता है आपको, जैसे यहां पर एक छोटी सी लाइन दी उसने और कह रहा है काली घटा का घमंड, घटा अलंकार बताइए। तो अब आपको यहां पर हर एक अलंकार की परिभाषा पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप बता पाएंगे इसमें अलंकार, जैसे कि यहां पर घटा, घमंड और घा 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 रिपीट हुआ है, कौन से अलंकार में रिपीट होता है। यमक अलंकार एक ही वाक्य में एक ही शब्द बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात, जग बा पाए बौरात। कि यहां पर कनक, कनक शब्द 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों ही बार कनक का अर्थ अलग अलग है। एक बार कनक का अर्थ है गेहूं, सॉरी, एक बार कनक का अर्थ सोना रहेगा, एक बार कनक का अर्थ रहेगा नशा करने वाली कोई चीज, जैसे भांग वगैरह होती है। तो कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, एक को खाकर बौरा जाता है बंदा और एक को पाकर बौरा जाता है ना। खाने के बाद भांग खा लो भाई, मजा सा आ जाएगा, है ना, और सोना मिल जाए खूब सा। तो बेसिकली यमक अलंकार में उसने कहा कि एक ही शब्द अनेकों बार आ जाए परंतु अर्थ अलग अलग हो। काली घटा, तो यहां पर बादलों वाली घटा की बात हो रही है। का घमंड, सॉरी यहां पर घमंड घा वाला नहीं है, यहां पर घटा वाला को पकड़ेंगे। काली घटा का घमंड, घटा मतलब कम हुआ, यहां पर घटने का मतलब कम होना है, और यहां पर घटा का मतलब है बादल। काले बादल छा जाते हैं आसमान में, हम कहते हैं काली घटा छा गई है, तो वो वाली घटा। तो घमंड क्या हो गया, घट गया, यमक अलंकार आ गया। मैं कुछ और तरीके से पकड़ रहा था ऐसे। एनीवे आगे बात करेंगे यमक अलंकार के बाद। उपमान, अपमान, अपमान में उपसर्ग है। अब उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है। तो उपसर्ग के बारे में अगर मैं बात करूं, उपसर्ग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर या संलग्न होना। मतलब क्या है कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को ही बदल देता है। जैसे कि उदाहरण दिया, अण, अधि, अभि, अनु, अवि। अभी मैं इसके उदाहरण भी दिखाऊंगा आपको। आदि,
तो ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। मतलब किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर, दो अलग अलग शब्द थे, एक था अप, एक था मान। मान मतलब मान मर्यादा में रहना, कहते हैं अपने मान मर्यादा में रहो बे। तो मान एक शब्द था, अब मान में जब मैंने अप जोड़ दिया तो क्या बन गया? और अपमान ने मान का पूरा अर्थ ही बदल दिया। अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, है ना? तो ये क्या? उपसर्ग स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय, ये लास्ट में जुड़ते हैं। उसने कहा प्रत्यय व्याकरण में एक शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या विस्तारित करता है। प्रत्यय से नए शब्द बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल नए शब्द बनेंगे ही बनेंगे, और उसकी विशेषता को दर्शाया जा सकता है। प्रत्यय के उदाहरण है तो, ता, तो, तुम, ता, है ना? जैसे कि एक वर्ड था मेरे पास, मान लो सुंदर, ऐसी फालतू सा एग्जांपल दे रहा हूं। सुंदर मतलब सुंदर पेन, सुंदर बोर्ड, सुंदर टीचर, और सुंदर में मैंने जोड़ दिया, तो अब ये क्वालिटी को बताने लगा। सुंदरता, पूरी प्रकृति में कितनी सुंदरता है। मेट्रो पे जा रहे थे, सुंदरता ही सुंदरता दिख गई। तो सुंदरता अब विशेषता, यानी कि अर्थ को बदल दिया अंत में जुड़कर। तो याद रखेंगे, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, एक इनके कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं मैं। उपसर्ग अति, अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्याचार, अति प्लस आचार, है ना? अनु, अनुभव, अनु प्लस भव, अनुभूति, अप, अव, अ, उप, बहुत सारे हैं, आपको पढ़ना पड़ेंगे थोड़े से, है ना? सारे एक छोटी सी क्लास में ला पाना मुश्किल है। प्रत्यय के भी मैं कुछ दिखा देता हूं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं एंड प्रत्यय भी देख सकते हैं जो अंत में जोड़ेंगे, जैसे कि गायक, सेवक, नायक, पाठक, पाठक, है ना? ता, नेता, अभिनेता, विक्रेता, लिखना, पढ़ना, लिख प्लस ना, लिखना, है ना? आन, उड़ प्लस आन, उड़ान। तो ये सब आपको एक बार सीखने पड़ेंगे। लौट कर आएंगे क्वेश्चंस पर। उपसर्ग बताना है अपमान में, तो अप उपसर्ग है अपमान में, अभी बताया मैंने। घबराहट, घबराहट, तो घबराहट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। परमार्थ का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद करिए परमार्थ। संधि विच्छेद क्या भैया? संधि विच्छेद मतलब है दो वर्णों, वर्ण क्या होते हैं? अक्षर, अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है, पता ही होगा सभी को। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, विकार मतलब जो उससे चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। दो वर्णों को मेल से मतलब मिलाकर रख दिया, वो हो गया मेल। उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हो, पदों को अलग अलग करना संधि विच्छेद। दो शब्दों को अलग अलग कर दिया, दैट इज संधि विच्छेद। हिमालय, हिम प्लस आलय, तो ये एक वर्ड था जो संधि संधि करके बनाया था, हिम और आलय को जोड़कर। अब उसको जब तोड़ दिया, दैट इज हिम प्लस आलय। अब अगर आपके कांस्टेबल के पेपर की बात करूं तो एक संधि विच्छेद आएगा ही, किस्मत अच्छी होगी। ये आसान है, ये क्वेश्चन करना क्या है? आसान है, इजी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि परमार्थ का बताइए। परम प्लस अर्थ, इसका हो जाएगा परम और अर्थ। तो अलग अलग शब्दों को हमने जोड़ दिया। जब आ जुड़ता है तो यहां पर आ लगता है। ये हम संधि विच्छेद के चैप्टर में पढ़ेंगे सारी चीजें कि संधि विच्छेद के क्या नियम है। वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे आ जुड़ा तो क्या लग गया, तो उस संधि विच्छेद करने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आज की क्लास में मैं आपको सारी परिभाषाएं सिखा रहा हूं ताकि आप एटलीस्ट परिभाषाएं तो सारी सीख जाए, कुछ ना पढ़ के जाओ, इस एक वीडियो को देखकर चले जाओगे ना, तो भी तुम हिंदी में कम से कम 70% स्कोर करके आओगे, गारंटी दे रहा हूं। आसान आएगी, इतना ही आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं। 2 बार का एक्सपीरियंस है भाई, कांस्टेबल 2013
और यूपी पुलिस एसआई 2018 दोनों एग्जाम क्वालिफाई हुए, इसलिए मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, एक और संधि विच्छेद भी था भाई, सदानंद, सत प्लस आनंद। अब तुम कहोगे यहाँ तो ता है, यहाँ तो आ है, सतानंद होना चाहिए, इट्स सदानंद। तब जब हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगी चीजें समझ में, क्यों हुआ ऐसा। मुहावरे का सामान, ये अच्छा क्वेश्चन है। मुहावरे हम सब पढ़ के जाते हैं, है ना। गई भैंस पानी में, अब क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुहावरे खूब पढ़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही बदल दिया भाई ने। कह रहा है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर डैश अर्थ प्रकट। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, मुहावरे का उदाहरण ना देकर उसने एक थ्योरी वाला क्वेश्चन दे दिया जो मुहावरे से। तो अब हमें ये पता होना चाहिए मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। समझ में आया। मैंने बात को सीधी तरीके से ना कहकर बोल दिया, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए संपूर्ण शिक्षा काला अक्षर भैंस। मैंने निबंध लिखकर दे दिया एक अनपढ़ को, उसके लिए उसको तो काले अक्षर दिखाई देंगे। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, जहां रहते होगे वहां की थोड़ी लोकल लैंग्वेज आती होगी। अब मैं आपको एक लेटर दे दूं जो जापानीज में लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ पाओगे ना। आप ये तो काला अक्षर भैंस बराबर सा हो रहा है ना। तो अब मैंने अपनी बात को, अर्थ को सामान्य रूप से ना कहकर क्या विशेष रूप से कहा, वही क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। एक पंथ दो काज आ गई नहीं लोकोक्ति या मुहावरे। एक पंथ दो काज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे एक पंथ दो काज हो रहे हैं। आपको हिंदी भी आ रही है और आप एग्जाम में भी क्लियर कर लोगे, या आप हिंदी सीख रहे हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर। तो एक पंथ क्लास लगाने से दो काम हो गए, हिंदी आ भी गई और एग्जाम में स्कोर भी कर लोगे, पास हो जाओगे, कांस्टेबल बन जाओगे। पढ़ाई करने से दो काम हो रहे हैं, पढ़ाई भी आ रही है, कांस्टेबल भी बन जाओगे। तो एक पंथ दो काज, तो एक काम में दो लाभ होना, एक पंथ दो काज कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव है रस। स्थायी भाव बाद में, पहले रस। क्या है रस, गन्ने का रस नहीं। हिंदी में रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य पढ़ के जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रस। जैसे बचपन में पढ़ा, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, वीर रस आ गया भाई, रोंगटे खड़े हो गए। कोई हंसी की पढ़ ली पंक्ति तो हंसी आ गई, हास्य रस आ गया। डरावनी पिक्चर देख ली तो डर लगने लगा तो भय रस हो गया, है ना। तो रस क्या है कि रस का शाब्दिक अर्थ है बेसिकली आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने, पढ़ना ही जरूरी नहीं है, भगवत गीता सुनना है, कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है ना। तो वात्सल्य रस आएगा वो अलग बात है, लेकिन सुनने में एकदम आनंद आ रहा है। कहीं कहीं पर उनकी नटखट जो वो गतिविधियां कर रहे हैं उससे हंसी भी आ रही है। कृष्ण जी बहुत नटखट थे बचपन में, है ना। माखन चुरा के खा रहे हैं, है ना, गोपियों को परेशान कर रहे हैं। तो क्या एक रस आ गया, आनंद आ गया, बिल्कुल खो गए उसमें। इंस्टाग्राम पे रील चलाते हैं, खो जाते हैं, क्यों, इस रस की वजह से। ये रस तुम्हें खोने पर मजबूर करता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें आनंद आने लगता है। और जहां आनंद है वहां रस है। तो रस आनंद से जुड़ा हुआ है। रस के अवयव या अंग की अगर हम बात करें तो चार अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। व्यभिचारी भी अपने आप में एक भाव है, रस है, कि किसी को देखकर मन में कुछ गलत ख्याल आ गए, व्यभिचारी गुण है, लेकिन है एक तरीके का रस। कुछ उल्टा सीधा देख लिया पिक्चर में, मोबाइल में, अलग ही भाव, अलग ही दुनिया में पहुंच गए, वो भी व्यभिचारी ही है ना। तो व्यभिचारी अथवा संचारी भाव, ये चार अवयव हैं, याद कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि रस के कितने अंग हैं, पता होने चाहिए, चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। दूसरे तरीके से क्वेश्चन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा रस का अंग नहीं है या है।
तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं इस पर, स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लेकर आया हूं स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी उसने पूछा था कि हाथ से रस का स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव होता क्या है? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। रस की अवस्था तक पहुंचाने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बाल लीलाएं अगर हम सुन रहे थे कृष्ण भगवान की, तो हमें वात्सल्य रस उत्पन्न हो रहा था, तो वात्सल्य तक पहुंचाने का कार्य स्थायी भाव ने किया। जो भाव स्थायी है, ऐसा होता कि एक एक थोड़ा सा हंसी आई, फिर एकदम डर लगने लगा, फिर वीर रस आ गया हमारे अंदर, ये स्थायी भाव नहीं है। चीजें बदल नहीं है, कभी हंस रहे हैं, कभी डर रहे हैं, कभी हम एकदम ऐसे आग लगा देने वाला एटीट्यूड आ गया है। तो स्थायी भाव वो भाव है जो प्रधान भाव होता है, रस की अवस्था तक पहुंचाने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। स्थायी भाव काव्य नाटक में शुरुआत से अंत तक बना रहता है। हास्य मतलब हास्य, ठीक है ना। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा स्थायी भाव कितने माने गए हैं, तो पता होना चाहिए स्थायी भाव 9 है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। बिल्कुल सर, अगर स्थायी भाव नहीं होगा किसी भी काव्य में, इस क्लास को पढ़ने में अगर कोई रस नहीं आएगा, चेंज कर दोगे। तो रस बना रहना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। 9 रस माने गए हैं हमारे, क्योंकि 9 स्थायी भाव है। जो स्थायी भाव आएगा वही रस आएगा। वात्सल्य आ रहा है तो वात्सल्य रस, ठीक है ना। तो रस हमारे कितने होते हैं? 9 माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भाव दिए हमको, वात्सल्य व भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की गई, इसलिए स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। ये बाद में हुआ। माना क्या गया था? 9 ही स्थायी रस माने गए थे, बाद में वात्सल्य और भगवत विषयक रति को माना गया, इसलिए 11 हो गए। इसलिए रसों की संख्या भी कितनी हो गई? 11। तो मैंने अभी कहा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रस कितने माने गए हैं? मूल रूप से 9 रस माने गए हैं। चेंज करके बाद में आचार्यों ने कितने रस बोले? बाद में बोले 11। कौन से 2 रस जुड़े? वात्सल्य और भगवत विषयक रति। ये भी याद कर सकते हो। अब अगर हम स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव की लिस्ट आपके सामने है। भय में स्थायी भाव होता है भयानक, हास्य में होती है हंसी, करुण शोक में होता है करुण रस। तो कुछ इमोशनल पिक्चर देख ली है ना, बागवान देख ली घर वालों के साथ, आप में तो आया नहीं आया रस, घर वालों में आ गया है ना, ये निकाल दे घर से बाहर कांस्टेबल बनते ही। मजाक कर रहा हूँ। तो ये स्थायी भाव, रस और उनके स्थायी भाव याद कीजिए, ये आपकी हेल्प करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद करेंगे आप लोग, ठीक है। तो हास्य रस की बात शुरू हुई थी, हास्य रस पर ही आते हैं लौटकर। कह रहा है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, हम जोकर को देखते हैं हंसने लगते हैं, आकृति, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद, हंसी आ गई, विनोद का भाव आ गया, उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बाबू? हास्य होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अग्रज का सही विलोम क्या है? तो अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। अनुज का मतलब होता है छोटा, छोटा भाई अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, बड़ा भाई अग्रज। क्लियर हो गई बात मेरी? क्लियर हो गई बात मेरी? तो वैसे मैंने कोशिश की थी, मैंने सोचा था कि और क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन तक लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन है। चमक उठी सन 57 में तलवार का रस बताइए, जैसे कि ये क्वेश्चन है। चमक उठी सन 57 में तो तलवार पुरानी थी, रस में भेद बताइए सर। वीरता का रस है। और 1857 की क्रांति हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? आपने बताना है। तो 1857 की क्रांति हुई थी, वीर रस आ जाएगा अगर आप वहां की उस समय की अगर कोई भी काव्य को, रचना को पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश की थी। लेकिन अभी क्या है, वीडियो लंबी हो रही है, क्लास लंबी हो रही है, कोशिश करते हैं हम छोटी क्लास में आपको सब कुछ देने की कोशिश करें, सो दैट जो बच्चे हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, समय कम है, उन लोगों का भी भला हो। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। इसके आगे की जो क्लास लेकर आऊंगा मैं, उसमें और अच्छी से चीजें पढ़ेंगे। छंद, रस अगर इनकी बात की जाए, उपसर्ग प्रत्यय की बात की जाए, या फिर हम बात करें जो हमने तत्सम तद्भव पढ़े थे,
तो इन सब के लिए सेपरेट क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सेपरेट क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं गाइस। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री है लाइक करना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे बैंकिंग टीम्स के ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कीजिए और सभी दोस्तों के साथ फैला दो, बिल्कुल वीडियो को हर एक घर में पहुंचा दो। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उन्हें भी भेज दो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हिंदी की और बढ़िया बेहतरीन चीजें को साथ कि और सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।